दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अपने देश के दुश्मन। पिछले अंक मौत का दूत में आपने पढ़ा कि एक क्रूर अपराधी मौत का दूत किस तरह बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना और डरा धमका कर भीख पॉकेटमारी और गैरकानूनी धंधे करवाता है। उसी मौत के दूत का शिकार रामू भीख मांगता हुआ जब राम रहीम के सामने पड़ा और मौत के दूत के आदमियों ने उसकी हत्या कर दी, तो राम रहीम ने चीफ मुखर्जी के साथ मिलकर मौत के दूत को पकड़ने की एक योजना तैयार की और घर लौट आए। इधर मौत का दूत राम रहीम की योजना से बेखबर अपने अड्डे पर बच्चों से रिपोर्ट लेने जाता है। इससे आगे क्या हुआ देखते हैं। नहीं नहीं, हम तुम्हारा काम हरगिज नहीं मानेंगे, नकाबपोश हंसता हुआ। दिलावर, जरा इन्हें बताओ कि मौत का दूत किस बला का नाम है। ओके बॉस, अभी समझाई देता हूँ। जब बुर्कापोश बॉस मौत का दूत अपने लोगों को दिन भर की कारगुजारी की रिपोर्ट लेने अड्डे पर पहुंचा। क्या सारे लड़के आ गए? यस बॉस। गुड। कैसा रहा छोकरों का आज का दिन? कुल मिलाकर अच्छा ही रहा बॉस, लेकिन कहता कहता दिलावर अचानक खामोश हो गया। लेकिन क्या दिलावर, तुम चुप क्यों हो गए? जो कहना है साफ साफ कहो। भोलू को भी आज मुझे मजबूरन समाप्त करना पड़ा। वाट? या तुम क्या बक रहे हो? कैसे हुआ यह सब? राम रहीम के कारण ही बॉस। फिर दिलावर ने सारी बात बताते हुए अंत में कहा, राम को तो मैंने मार्ग से हटाने की पूरी चेष्टा की थी, लेकिन कमबख्त जान बचाकर भाग निकला। फलस्वरूप हम लाला खंडरों वाला अड्डा भी खाली कर देना पड़ा। यह बहुत बुरा हुआ। उन दोनों का हमारे पीछे लगना बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है। मैं उन दोनों के शैतानी कारनामों से भली भांति परिचित हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उनके लंबे हाथ हमारी गर्दन तक पहुँच जाएं। आप चिंता ना करें बॉस, इससे पहले ही हम उन दोनों के हाथ काटकर फेंक देंगे। यस बॉस, इस बार भी हमारे हाथों नहीं बच सकेंगे। बेकार की बातें मत करो, वे दोनों हमारे गैंग के पीछे लग चुके हैं। उचित यही होगा किसी ग्रुप वाला धंधा कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। यानी आप चाहते हैं कि भीख मांगने वाले लड़कों को अब अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया जाए? हाँ, इसी में भलाई है। खैर, अब इस चर्चा को बंद करो। रिपोर्ट लेने के बाद मैं इस संबंध में तुमसे बात करूँगा। फिर बॉस अपने आदमियों के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां जयराम पेशा करने वाले बच्चे एकत्रित थे। बॉस जिंदाबाद। नमस्कार बॉस। ठीक है, अब तुम लोग अपनी कमाई पेश करो। सलाम बॉस। उसके बाद बच्चे अपनी अपनी कमाई बॉस को देने लगे। आज मेरे हाथ यह लगा है बॉस, मुझे आज सबसे ज़्यादा भीख मिली बॉस। आज मैंने नकली शराब की 10 पेटियां निकाली हैं बॉस। मैंने गांजा, चरस और अफीम बताए पतों पर सप्लाई कर दिया है बॉस। शाबाश, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। दिलावर, आज इन सबको ऐश कराने की जिम्मेदारी तुम पर है। ओके बॉस। और हाँ, सी ग्रुप के छोकरों, तुम ध्यान से सुनो। अब तुम लोग तब तक काम पर नहीं जाओगे जब तक कि मेरा आदेश नहीं मिल जाता। तुम में यही अड्डे पर रहना है। बाकी लड़के अपने काम को पहले की तरह करेंगे। अब तुम लोग जा सकते हो। सारे लड़कों के जाने के पश्चात दिलावर, उन नए छोकरों का क्या रहा? वे तैयार हुए या नहीं? वे तैयार हो गए हैं बॉस, बस एक का जरा सा घुटना तोड़ना पड़ा। गुड, तो उनकी ट्रेनिंग आरंभ कर दो। ओके बॉस। अब
तुम लोग अपना काम समझ लो। उसके बाद बॉस धीरे धीरे उन्हें सब कुछ समझाने लगा। समझाने के बाद सब ठीक से समझ गए ना तुम लोग? यस बॉस। बॉस, आप राम रहीम के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, उनकी हरकतें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, अतः मौका देखकर उन्हें समाप्त कर दो। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ओके बॉस, हमारा भी यही विचार था। चारों एक साथ बोले। अच्छा, उन दोनों छोकरों की क्या रिपोर्ट है जो पुलिस लॉकअप में हैं? बॉस, जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार अभी तक अब्दुल व टॉनी ने अपना मुंह नहीं खुला है। हम उन पर निगरानी रखो। यदि यह पता लगे कि वे मुंह खोल देंगे तो उन्हें तुरंत ख़त्म करने का आदेश दे देना। ठीक है बॉस। वैसे जे के भिखारी के भेष में हर समय पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद रहता है। उसने उस थाने के एक सिपाही को भी तोड़ लिया है जो उसे उन दोनों के बारे में प्रत्येक जानकारी देता रहता है। बहुत खूब। वास्तव में जेके हमारा सबसे होनहार एजेंट है। सलमा की ओर से कोई रिपोर्ट? अभी कुछ समय पहले ट्रांसमीटर पर उसका संदेश प्राप्त हुआ था। उसके कहने के मुताबिक वह शीघ्र ही उस सैनिक ऑफिसर से सीक्रेट पेपर प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। गुड। जैसे ही वह पेपर लेकर यहाँ पहुँचे मुझे ट्रांसमिट पर सूचित कर देना। पड़ोसी देश का उन पेपरों को बहुत ज़रूरत है। वह कई बार हमसे अनुग्रह कर चुका है। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ओके बॉस। उसके बाद बुर्कापोश बॉस वापस लौट गया। अगले दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजती है। ओह, फ़ोन। ठहरिए डैडी, मैं देखता हूँ। हेलो, राम स्पीकिंग। दूसरी ओर चीफ मुखर्जी थे। सुनो, आज दोपहर को मैं उन दोनों लड़कों अब्दुल व टोनी को रिहा करवा रहा हूँ। तुम ठीक समय पर स्क्वायर स्ट्रीट थाने के सामने पहुँच जाना। ठीक है, पहुँच जाएंगे। राम रिसीवर रखकर जब नाश्ते की मेज़ पर पहुँचा। किसका फ़ोन था बेटे? मेरे एक दोस्त का। दोपहर को उसने खाने पर बुलाया है। मैं भी चलूँगा ना भैया? हाँ। ना जाने अनजान आजकल तुम दोनों क्या करते फिर रहे हो? एक मिनट भी घर पर नहीं रहते। आंटी, घर में खाली बैठे रहने से मन उब जाता है। दोस्तों से गपशप में दिल बहल जाता है। ये कुछ छुपा रहे हैं, अपने बाप को बेवकूफ़ समझते हैं। और ठीक 2 बजे से 5 मिनट पहले राम रहीम स्क्वायर स्ट्रीट थाने के सामने पहुंच गए। अभी 2 बजने में 5 मिनट शेष हैं, तो चलो सामने चाय की दुकान पर चलें। अरे, ये कमबख्त कहाँ से आ गए? और दोनों चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय पीने लगे, लेकिन उनकी दृष्टि थाने के मुख्य द्वार पर ही जमी थी, जबकि उस भिखारी की दृष्टि उन पर। क्या चक्कर हो सकता है? इनकी हरकतों से तो लगता है कि इन्हें किसी के थाने से निकलने का इंतज़ार है। उधर थाने के भीतर। सुनो, तुम दोनों को आज जमानत पर रिहा किया जा रहा है। जमानत पर रिहा? किसने ली हमारी जमानत? थानेदार जी, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं। कोई मिस्टर जगन्नाथ है, लेकिन तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना कि बिना इत्तला किए इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। जी, बहुत अच्छा। ज़रूर बॉस ने ही हमारी ज़मानत का प्रबंध किया होगा। कितने महान है बॉस, अपने आदमियों का कितना ध्यान रखते हैं। अच्छा हुआ हमने मुंह नहीं खोला। क्या सोच रहे हो? यहाँ दस्तखत करो। जब दोनों रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे, आश्चर्य, अचानक ही इनकी ज़मानत किसने ले ली। चलकर तुरंत जेके को सूचित करूं, फिर वह जाने और उसका काम। सिपाही थाने के बाहर बैठे भिखारी के पास पहुंचा। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या खबर है खुशीराम?
उन छोकरों की किसी ने जमानत ले ली है, उन्हें रिहा किया जा रहा है। क्या? किसने ली उनकी जमानत? यह मैं कह नहीं सकता। मेरा काम ख़त्म हुआ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उधर चाय की दुकान पर आश्चर्य, राम भैया वह देखो, वह सिपाही किस तरह भिखारी से घुल मिल कर बातें कर रहा है। छोड़ो यार, हो सकता है वह भिखारी के भेष में पुलिस का ही कोई मुखबिर हो। इधर सिपाही के जाने के बाद ज़रूर कोई गड़बड़ मालूम होती है, मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। फिर वह चुपचाप वहाँ से उठा और निकट ही पेड़ों के झुंड के नीचे पहुंचकर उसने एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। हेलो हेलो, मैं जेके बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, मैं दिलावर हूँ, कहो क्या खबर है। जेके ने सारी सूचना दिलावर को दी। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं आदमी भेज रहा हूँ। क्या करना है यह तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे मालूम है, निश्चिंत रहो। ट्रांसमीटर पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कुछ देर बाद, सावधान रहीम, वह देखो। ओह, अब्दुल और टोनी, तुम मोटरसाइकिल पर आओ, मैं पैदल ही उनका पीछा करता हूँ। यदि इन्होंने कोई गाड़ी और पकड़ी तो फिर हम मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करेंगे। ठीक है। और जैसे ही अब्दुल और टोनी बातें करते हुए उनके निकट से होकर कुछ आगे बढ़े, राम उनके पीछे हो लिया। पता नहीं ये सीधे अपने अड्डे पर जाएंगे भी या नहीं, खैर देखा जाएगा। रहीम भी कुछ दूरी से मोटरसाइकिल पर उनके पीछा कर रहा था। इतनी दूरी ठीक है, किसी को संदेह नहीं हो पाएगा। अब्दुल और टोनी अपना पीछा किए जाने से अनभिज्ञ आपस में बातें करते चले जा रहे थे। पता नहीं बॉस ने किसी को हमें लेने क्यों नहीं भेजा, शायद उचित ना समझा हो। फिर अड्डा तो हमें मालूम ही है, हम सीधे वहीं चलेंगे। परंतु उनमें से किसी को भी ध्यान उस कार की ओर नहीं गया जो उनके सड़क के किनारे खड़ी थी। वे रहे अब्दुल और टोनी, हाँ, और उनके पीछे है राम। वह उन दोनों गधों का पीछा कर रहा है जिसका उन मूर्खों को ज्ञान नहीं। फिर क्या विचार है जेके? अब्दुल और टोनी को ख़त्म करना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। चलो कार स्टार्ट करो। जेके भी कार में सवार हो गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। गने संभाल लो, ध्यान रहे, निशाना नहीं चूकना चाहिए। अब्दुल और टोनी तो पीछे से आती मौत से अनजान थे, लेकिन राम की दृष्टि उन पर पड़ गई। अरे वही भिखारी, कार में खतरा महसूस होते ही राम ने गजब की फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और तभी उन लोगों की गोलियां राम की तरफ। राम बाल बाल बचा। कार उनके निकट से होती हुई तेज रफ्तार के साथ आगे निकल गई। राम, तुम ठीक तो हो ना? मेरी चिंता मत करो, कार का पीछा करो। उधर फायरिंग की आवाज़ सुनकर अब्दुल और टोनी ने पलटकर पीछे की ओर देखा। एक कार को भयानक रफ्तार के साथ अपनी ओर आते देख दोनों ही बुरी तरह चौंक उठे। खतरा! अब्दुल बचो! खतरे की भांप उन्होंने तेज़ी से एक तरफ हटना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार उन दोनों को कुचलते हुए आगे निकल गई। तभी रहीम वहाँ पहुँच जाता है। या खुदा, उन शैतानों ने तो उन दोनों को भी कुचल दिया। रहीम की आंखों में खून उतर आया। उसने पूरी गति से मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा दी। शैतानों, तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों तो निपट गए, लेकिन वह कमबख्त राम बच गया। हाँ, यही बुरा हुआ, कहीं उसकी नज़र मुझ पर न पड़ गई हो।
तभी उन्हें पीछा किए जाने का आभास हुआ। जेके, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ओह, वह रहीम है, राम का साथी। गति बढ़ाओ, इससे पीछा छुड़ाना जरूरी है। फिर हमें पुलिस के पीछे लगने से पहले ही यह कार भी छोड़ देनी है। रफ्तार तेज हो गई। शायद पीछा किए जाने का पता चल चुका है। ओके। परंतु रहीम से वे किसी भी तरह से पीछा छुड़ाने में सफल नहीं हुए। वह कमबख्त तो मौत की तरह अब भी हमारे पीछे लगा है। कुत्तों, पाताल तक भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। कार की गति कम करो, अब इससे निपटना ही होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। और तुम लोग अपनी गनें संभाल लो। अरे, कार की गति उन्होंने सहज कम क्यों कर दी? तभी रहीम की तरफ गोलियां चलाने लगे। जेके, वह मोटरसाइकिल से चिपक गया है। गोलियां बेकार जा रही हैं। टायर का निशाना लो, चलाओ और चलाओ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उन्होंने हार कर मोटरसाइकिल के टायरों का निशाना लिया। अरे बाप रे! और वे मोटरसाइकिल का टायर ब्रस्ट करने में सफल हो गए। टायर के फटते ही मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और शाबाश, सत्यानाश हो सालों का। उफ! लेकिन साहसी रहीम चोटों की परवाह न करता हुआ जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कमबख्त, चोट देकर ही निकल गए। अब क्या करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई अन्य सवारी भी नहीं। हताश रहीम अभी किसी सवारी की तलाश में इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक टैक्सी उसके निकट आकर रुकी। उसमें राम था। क्या हुआ रहीम? ओह राम, सब गड़बड़ हो गया। रहीम ने राम की सारी कहानी सुना दी। ओह, अब तक तो वे काफ़ी दूर निकल चुके होंगे। पीछा करना बेकार होगा। तुम मोटरसाइकिल यहीं छोड़ो और मेरे साथ टैक्सी में चलो। ठीक है। और मोटरसाइकिल को एक तरफ खड़ी कर रहीम राम के साथ टैक्सी में चल पड़ा। मैंने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। बाकी का काम वह निपटा लेगी। ठीक है, अब कहाँ चल रहे हो? चीफ के पास। ओह, कुछ देर बाद। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस कांस्टेबल से मिलने वाला भिखारी भी उसी कार में सवार था जिससे तुम पर गोलियां बरसाई गई और अब्दुल व टोनी को ख़त्म किया गया? यस चीफ, मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। तब तो हम तुरंत उस कांस्टेबल को चेक करना चाहिए। बिल्कुल चीफ, यदि देर की तो संभव है अपराधी उसे भी ठिकाने लगा दें। अब तक की तमाम घटनाओं से यह प्रमाणित हो चुका है कि मुख्य अपराधी अपने तक पहुंचने का कोई भी सूत्र नहीं छोड़ना चाहता। उसे भी इस बात का डर होगा कि कहीं मेरी दृष्टि भी उस पर न पड़ गई हो और उसके साथ मैंने सिपाही को बातें करते ना देख लिया हो। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। स्क्वायर स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन पर। पहचानो राम रहीम कौन है? इनमें से वह सिपाही जो उस भिखारी से मिला था। मारे गए। लगता है जेके से मिलते वक्त ये दोनों छोकरे मुझे देख चुके हैं। राम रहीम ने उस सिपाही को तुरंत पहचान लिया। यह है वह सिपाही चीफ। कोई क्यों भाई, क्या इनकार है तुम्हें? चीफ के इशारे पर अन्य सिपाहियों ने तुरंत उसे घेर लिया। बताओ कौन था वह भिखारी और तुम्हारा क्या संबंध है उससे? कौन भिखारी? कैसा भिखारी? मेरा किसी भिखारी से कोई संबंध नहीं। उड़ने की कोशिश मत करो, वरना मुंह खुलवाने के लिए पुलिस क्या हथकंडे अपनाती है तुम अच्छे तरह जानते हो। बोलो, वह भिखारी कौन था? उसने 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया है। परंतु उत्तर देने की बजाय सास व सिपाही भयभीत होकर बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मौत का दूत मुझे मार डालेगा। पकड़ो उसे।
राम रहीम और चीफ मुखर्जी आदि तेजी से उसके पीछे लपके। रुक जाओ, यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। लेकिन वह रुका नहीं। सीढ़ियों पर से होता हुआ वह इमारत की तीसरी मंजिल की छत पर जा पहुँचा। अब कहाँ जाओगे बचकर? भलाई इसी में है कि सब कुछ बता दो। नहीं नहीं, उफ, अब क्या करूं? भागने का कोई रास्ता नहीं। चीफ मुखर्जी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पीछे मत हटो वरना संभलो, मर जाओगे मूर्ख। और सिपाही तीसरी मंजिल से नीचे लुढ़कता चला गया। बहुत बुरा हुआ, बचने की उम्मीद नहीं। यह सूत्र भी हाथ से निकल गया। सभी नीचे पहुंचे। सिपाही की लाश के इर्द गिर्द काफ़ी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। अरे, यह गिर कैसे पड़ा छत से? गिरा नहीं बल्कि खुदकुशी की है। हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। उसी भीड़ में। निकल चलो, यहाँ लफड़ा अपने आप ही ख़त्म हो गया। हमें इसे ठिकाने लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो। उन छोकरों की निगाहों में आना भी हमारा ठीक नहीं। चीफ मुखर्जी के साथ राम रहीम पुनः सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में पहुंचे। तब सांझ ढल चुकी थी। इस सिपाही की मौत के साथ ही अपराधियों के सरगने तक पहुंचने के तमाम रास्ते फिर बंद हो गए। जी हाँ, लेकिन कुछ मालूमात ज़रूर हो गई। सिपाही के मुंह से मौत का दूत नाम निकला है। शायद इसी नाम से वह अपने दल में विख्यात है। वाह, इस तरह तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यही नहीं चीफ, मेरी नज़रों में उनके कुछ आदमी भी आ चुके हैं। यदि उनमें से कोई भी मेरी नज़र में आ गया तो उसे पहचानने में धोखा नहीं खाऊंगा। वह तो ठीक है राम, लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि फ़िलहाल तुम आगे बढ़ने का कौन सा तरीका अपनाओगे? कोई ना कोई उपाय करूंगा ही चीफ, लेकिन आपको एक कार्य जल्द से जल्द अंजाम देना होगा। हाँ हाँ, कहो। आप शीघ्र से शीघ्र जयाराम पेशे में लगे छोकरों को पकड़ने का अभियान तेज कर दें। हो सकता है मौत का दूत घबराकर अपने बिल से बाहर निकल आए। ठीक है, मैं आज ही पुलिस के कमिश्नर से मिलकर इस अभियान को तेज़ी से आरंभ करवाता हूँ। फिर आवश्यक बातचीत करने के पश्चात राम रहीम चीफ से विदा लेकर वापस लौट पड़े। जब लगातार कई दिनों तक शहर की तमाम सड़कें नापने के पश्चात राम रहीम को अपराधी तक पहुंचने में कोई सफलता नहीं मिली, तो एक दिन, देखो राम, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल आवारा। शाबाश, अब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। आओ अब चलें। दोनों घर से बाहर निकले। जज तो तुम भी कुछ कम नहीं रहे हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आखिर आज तुम हुलिया बदल कर कहाँ जा रहे हो? शिकार की तलाश में। और मोटरसाइकिल पर सवार वो दोनों एक तरफ बढ़ चले। बेकार है, 4-5 दिन से कोई भिखारी छोकरा भीख मांगता पूरे शहर में हमें दिखाई नहीं दिया। फिर आज कहाँ से मिल जाएगा? लगता है अपराधी चौकन्न हो गए हैं और उसने यह काम बंद कर दिया है। यही सोचकर तो आज मैंने यह भेष बदला है। इस भेष में अपराधी हमें नहीं पहचान पाएंगे, जबकि हम उसे आसानी से पहचान लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब हम ऐसे छोकरों की तलाश करेंगे जो पॉकेटमारी, जंजीर झपटने, नकली शराब बेचने व चरस गांजे आदि के धंधे में लगे हैं। वाह, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। और दोनों जरायम पेशे में लगे छोकरों की तलाश में निम्न श्रेणी के होटलों, बदनाम अड्डों व गलियों के चक्कर काटने लगे। जब चक्कर काटते काटते दोपहर हो गई तो राम ने शहर के एक बदनाम इलाके में एक साधारण से होटल के सामने मोटरसाइकिल रोकी। अब तक की सारी भागदौड़ बेकार हो रही है। कोई बात नहीं, आओ पहले कुछ खा पी लें, फिर कोशिश करेंगे। दोनों होटल में प्रविष्ट हुए। आओ,
अभी लो बाबू। आओ आओ बाबूजी, खाना पीना चाहोगे या नहीं? तो फिर भेजो कुछ बढ़िया खाने और खाने पीने का सामान। ऐसी शराब पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, यह तो खाने का देखने से ही मालूम हो रहा है। खाना बिल्कुल घटिया दर्जे का था, जिससे रहीम चिढ़ गया था। तभी एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे जग्गू, ओह आप! उसे देखकर राम मन ही मन चौंक उठा। मालिक को साथ लेकर वह व्यक्ति होटल के भीतरी हिस्से में चला गया। जल्दी बाहर चलो। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? रहीम ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन राम का इशारा पाकर वह खामोश हो गया। ऐसी घटिया शराब और खाना हमें नहीं चाहिए। इन्हें ले जाओ और पकड़ो अपने पैसे। यार फूटो भी, अब दाम तो मिल ही गए। लेकिन फिर दोनों होटल से बाहर निकल आए। आखिर यह तुम्हें अचानक हुआ क्या? तुमने उस आगंतुक को पहचाना नहीं रहीम, लेकिन मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। वह वही भिखारी था, लेकिन इस समय शानदार सूट में। क्या? बौखलाओ मत और शांति से मेरी बात सुनो। कुछ देर बाद वह ज़रूर बाहर निकलेगा और तुम्हें सब कुछ समझाने के बाद। सब कुछ ठीक तरह समझ गए ना तुम? हाँ, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन क्या तुम मेरे पीछा नहीं रहोगे? राम उसे कान में धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। नहीं, यदि उस संदेह हो गया, फिर सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। यह कार अकेले तुम्हें ही अंजाम देना होगा। हाँ, वॉच ट्रांसमीटर द्वारा मैं बराबर तुम्हारे संपर्क बनाए रखूँगा। अब मैं मोटरसाइकिल लेकर चलता हूँ, ताकि उसे किसी प्रकार का संदेह ना होने पाए। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। और मोटरसाइकिल लेकर राम होटल से दूर निकल गया। सहसा एक स्थान पर उसने मोटरसाइकिल रोकी। जब तक रहीम को योजना के प्रथम चरण पर सफलता न मिल जाए, मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। और मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर रामपुन होटल की ओर चल पड़ा। उधर कुछ देर बाद वह व्यक्ति होटल के मालिक के साथ बाहर निकला। सब काम ठीक होना चाहिए। निश्चिंत रहें हजूर, अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। और जैसे ही वह व्यक्ति एक तरफ खड़ी अपनी कार की ओर बढ़ा, रहीम तेजी से उसकी ओर लपका और किसी जेब कतरे की तरह उससे टकरा गया। दूसरे क्षण उसका हाथ उसकी जेब में था। माफ़ करना साहब। लेकिन वह व्यक्ति भी हद से ज़्यादा चालाक था। जैसे ही रहीम ने उसकी जेब पर हाथ साफ कर आगे बढ़ना चाहा, उसने उसका हाथ थाम लिया। उस्तादों से उस्तादी। बेटे लाओ मेरा फ़र्श। मैं अबे बदमाश ठहर, तुझे मैं अभी बताता हूँ। होटल के मालिक ने आते ही रहीम के 2-4 हाथ जड़ दिए। ससुरे, हमारे इलाके में हम ही पर हाथ साफ करता है। रहने दो जग्गू, इसे पुलिस के हवाले कर देना ही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, पुलिस के हवाले ना कीजिए। नहीं, कोई माफ़ी नहीं, चलो मेरे साथ। क्यों? पुलिस का नाम सुनते ही फूंक सरक गई। और रहीम के काफ़ी गिड़गिड़ाने के बावजूद भी वह उसे पकड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ चला। माफ़ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं भी साथ चलूँ हजूर? नहीं नहीं, तुम अपना काम करो। वाह, बन गया काम। खूब एक्टिंग दिखाई रहीम ने। हजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ फिर कभी किसी की जेब साफ़ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन क्या मुझे बताओगे कि तुम यह काम कब से कर रहे हो और तुम्हारे आगे पीछे कौन है, यानी तुम्हारे घर में? बिल्कुल अकेला हूँ और इस धंधे में नया ही हूँ हजूर। उस्ताद कोई नहीं, इसलिए अनाड़ी ही हूँ। हर बार पकड़ा लिया जाता हूँ।
तब पहले सारगिदी क्यों नहीं करते किसी की? यदि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं तो क्या तुम मेरी सारगिद करोगे? यदि अब आप छोड़ दें तो ज़रूर कर लूँगा किसी की सारगिदी। रहीम मन ही मन सोच रहा था। वो मारा आपकी सारगिदी? हाँ, तुम जैसे कई छोकरे मेरी सारगिदी में करते हैं। योजना को सफल होते देख रहीम मन ही मन प्रसन्नता से उछल पड़ा था। तो क्या आप भी इसी लाइन के गुरु हैं? बिल्कुल ठीक समझे। अब बोलो, क्या विचार है? सारगिदी करनी है या ले चलूं पुलिस स्टेशन? यह आप क्या कर रहे हैं? पुलिस के हत्थे लगने से तो मर जाना बेहतर है। मुझे आपकी सारगिदी स्वीकार है। शाबाश लड़के, तुम समझदार हो। अब आप मुझे कहाँ लिए चल रहे हैं? अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। कुछ समय तक इधर उधर दौड़ने के पश्चात एक स्थान पर ले जाकर उसने कार रोक दी। यह आप मुझे कहाँ ले आए? अपने अड्डे के निकट। कहाँ है आपका अड्डा? यह इलाका तो दूर दूर तक सुनसान लगता है। मालूम हो जाएगा। आओ पहले यह पट्टी तुम्हारी आंखों पर बांध दूँ। रहीम ने ज़्यादा विरोध करना उचित नहीं समझा। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? यह हमारे दल का नियम है। नए सदस्यों को तब तक अड्डे के बारे में बताया नहीं जाता जब तक कि उस पर पूरा विश्वास ना हो जाए। फिर वह रहीम को कार में बिठाकर पुनः एक तरफ चल पड़ा। तो क्या तब तक ऐसे ही लड़के अड्डे के भीतर ही कैद रहते हैं? हाँ, केवल कुछ दिनों के लिए। लेकिन नए लड़कों पर आप विश्वास कैसे करते होंगे बिना उनसे काम लिए? विश्वास उनके काम से नहीं बल्कि उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करके करते हैं। कुछ देर तक वह गुमनाम सफ़र चलता रहा। फिर रहीम ने महसूस किया कि कार की गति धीमी हो रही है। जल्द ही कार एक हल्के से झटके के साथ रुक गई। क्या अड्डा आ गया? हाँ, उतरो, लेकिन ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। दोनों कार से उतर पड़े। रहीम का हाथ थाम कर वह व्यक्ति, जो वास्तव में जेके ही था, भीतर की ओर बढ़ा। मेरा हाथ थामकर चुपचाप आगे बढ़ते रहो। इनके अड्डे तक तो पहुंच गया, लेकिन राम को कैसे बता पाऊंगा कि उनका यह अड्डा कहाँ और कैसा है? हवेली के भीतर पहुंचकर जेके एक दीवार के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने दीवार को थपथपाकर ना जाने क्या किया कि एक तेज आवाज़ के साथ सामने का फर्श नीचे बैठने लगा। ना जाने यह किस चीज़ की आवाज़ है। शायद किसी गुप्त मार्ग की। काफ़ी दुर्गंध भी आ रही है। क्या रहीम अपराधियों के गुप्त अड्डे का पता राम को दे सका? बुर्का पेशा बॉस वास्तव में कौन था? क्या कोई पुलिस अफसर अथवा शहर का धनाम सेठ? राम ने बुर्का बॉस की कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए जो योजना बनाई थी, क्या वह उसमें सफल हो सका? क्या मौत के दूत की एजेंट सलमा मिलिट्री के सीक्रेट पेपर उड़ा पाने में सफल हो सकी? ऐसे ही कई प्रश्न आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे, जिसे आप देख सकेंगे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक में, इसके अगले भाग में, यम के बेटे। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।